ओके, सो इसका लिंक अभी शेयर करना है। ओह हाय। सो अभी मेरे को टेस्ट करना है कि जो वॉइस जो है वो इको होती है या नहीं होती है। सो लेट मी शेयर दिस लिंक फर्स्ट टू माय फ्रेंड एंड फिर हमें पता चलेगा कि ये मतलब जो भी हमारा लाइव स्ट्रीम है उसका वेट ए सेकेंड। सो इसको करेंगे रीलोड एंड शेयर किया, कॉपी और ये किया पेस्ट। ठीक है, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्रामिंग वाला सीन। ओके, सो वेट ए सेकंड, बंदा अभी भी ऑनलाइन नहीं आया। ओके, हेलो कार्तिक सर। ठीक है, ठीक है भाई, बताना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको one, so on and so forth, right? So you have this facility on a हाँ, तो अब देखते हैं क्या हुआ भाई। सर चैट देखो, सर चैट ही देख रहा हूँ मैं। अब बताना मेरे को कि वॉइस जो है वो इको हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं कोई भी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज 2.11 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, एंड ये क्या हूँ। import statement, and we also saw how to import a particular library into a Python program. In that same lecture, we also talked about two. हाँ तो भाई क्या वो बता। इको है सर, इको है, तो फिर इको को बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं। सिस्टम ऑडियो को बंद कर देते हैं। ठीक है, और अब बताना अभी है या नहीं है। ठीक है, परफेक्ट। चलो ठीक है भाई, बस यही पूछना था। अभी तुम अपना कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच नितिन। 2 मिनट। चलो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं अपन। हमारा कोर्स जो हम चल रहा है, हमारा चल रहा है तो पाइथन चल रहा है अभी। तो अभी पाइथन स्टार्ट करेंगे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और ये रहा हमारा पाइथन का कोर्स। ठीक है, ये रहा। चलो जी, फिर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इम्पोर्ट लाइब्रेरी कल हमने यहीं पे छोड़ा था। इससे पहले हमने इफ़ एल्स एलिफ वाले जो कंडीशंस देखी थी, एंड हमने देखा था कि क्या होता है उसमें, क्या सीन रहता है, कैसे कंडीशंस लगती है। कंडीशंस लगने के बाद में वहाँ पे बुलियन बन जाता है। ट्रू होता है तो फिर वो एग्जीक्यूट होता है, अगर फॉल्स होता है तो फिर नीचे जाता है, एंड फिर अगर एलिफ है वहाँ पे तो फिर वो उसके अंदर जाता है। अगर एल्स है तो फिर वो फॉल्स हुआ है तो फिर वो एल्स वाला पक्का प्रिंट आउट होगा। अगर फॉल्स हुआ है तो फिर वो नीचे वाले में जाएगा, एलिफ में चेक करेगा कि अगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पे भी ट्रू है तभी वो एलिफ वाले कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है,
तो ये कम्प्लीटली बुलियन पे बेस्ड है, ये इफ एल्स वाला। अभी हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंपोर्ट लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना, जैसे हमारे पास होता है नमपाई, साईपाई, pandas, और फिर सीबोर्न लाइब्रेरी फॉर विजुअलाइजेशन एंड ऑल। सो वो सारा भी कवर होगा अभी इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रखूँगा मैं पूरा 2x स्पीड पे, क्योंकि मेरे को स्लो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। चलो करते हैं। ओके, सो इसको थोड़ा सा म्यूट हटा देते हैं। आई होप इट विल वर्क, लेट्स सी। एंड एक मेरे को बोला गया था, ओके। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि इको हो रहा है वॉइस या नहीं हो रहा है। तो अभी लेट्स चेक इन द कमेंट एज वेल। I want one shift of it. But then when I shift by one, I explain
इसको एक बार कम कर रहा हूँ मैं to 1.25. Let me know if अभी भी echo हो रहा है In the problem that you will encounter, right? I'm just trying to close the bracket that I have opened. I hope I'm right. Maybe one bracket needs to be closed. Okay. echo है या नहीं अभी? बताओ भाई। अभी भी हो रहा है। आग। अरे मैंने मूवी का ऑफ कर दिया, म्यूट कर दिया मूवी का। सिस्टम ऑडियो रहेगा। लेट्स सी नाउ। Okay. So now this will print the index of s and plus 1 to it. Okay. And what's the alphabet? I basically want the alphabet, right? So for that, I may have to say What about now? Da, 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 da. अभी भी हो रहा है। अरे यार, कार्तिक आईफोन माइक्रोफोन ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सटर्नल माइक्रोफोन कर दिया, ये तो सही है यार। Okay, let's check now. this is a number, so s of so much. Okay. And I want to print this. Maybe I have used one extra parenthesis. Good. More the parenthesis, less the confusion. मेरे को लगता है पूरा पूरा सेशन मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। रिड्यूस हो गया अब। ओके, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको साउंड को कर लेता हूँ अपने एक्सटर्नल हेडफोन्स पर। सिस्टम ऑडियो तो ऑलरेडी है ही, अब शायद नहीं होना चाहिए। अभी बताना नितिन, ये लास्ट है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम कल से ही फिर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। So this should print, index it out of range. What is happening? So there's a small mistake in programming. I should not display s. I should say alpha. Why? That's because I. अभी आवाज़ आ रहा है या आवाज़ भी नहीं आ रहा अब? अगर अभी भी इको हुआ तो फिर छोड़ देंगे। नॉइज़ ऐड हो गया एंड वीडियो का सॉन्ग बहुत कम हो गया है। ओके, इको नहीं है लेकिन, विच इज़ गुड एक्चुअली। ओके, Take the first letter of s. Very simple. Just look at this. Convert this to plain English. I look at the first letter of s. Look at its index in the alphabet. What is its number? Right? Whatever is s of 0, which is s, what is its number in the alphabet set? I add 1 to it and then display that. By display that, I mean what is the
Which alphabet is that when you add 1, when you shift by 1 unit, what alphabet do you get? Whatever it is, you will see that. So it is T, right? Executed this, it is T. If instead of Sudarshan, I were to say, let's say India, I becomes J here, right? That's the first letter. And what I want to do is, I don't want to print this, I want to append this to T. So what I'll do is, I'll say T equals T plus, remember? Plus of a string. If I say print T, it will show me J, correct? So far so good. So next, let's say I'll try to take the next letter, which is S of 2. ये तो फिर eCam लाइव ऐप ही करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल माइक्रोफोन को अगर मैंने ऑफ कर दिया तो फिर मेरी आवाज़ उसी से चली जाएगी. So for that, a good idea would be to say I equals 0 here and then make this my I. Alright, and then now do this and append the next letter in the string S. Add 1 to it and then take modulo 26. Right? And then append that to T. Okay, things are getting a little complicated, so let me try explaining this slowly to you. The string T will be equal to the string T appended with the next letter of the I plus 1th letter, which is N. So in fact, before going any further, it's probably a wise idea to print and see what is T. So what do you expect T to be? I becomes J and gets appended to T. N should become O and should get appended to T. Let's see if that's happening. Perfect. I is becoming J, N is becoming O. So far so good. Now let's see what is next. अरे नहीं यार, थोड़ा बहुत इको है उस लेक्चर के अंदर, ज़्यादा इको नहीं है, बट मैं अगर कोई यूट्यूब वीडियो चलाऊंगा तो फिर वहाँ पे तो नहीं आना चाहिए ना. मैं कोई अभी के लिए नेटफ्लिक्स नहीं है, मैं अभी के लिए कुछ यूट्यूब पे कुछ भी वीडियो चला रहा हूँ. तो ये गया मैं यूट्यूब पे एंड न्यू सॉन्ग. एक तो यार आजकल ब्रेव पे मेरा पता नहीं क्यों यूट्यूब चल नहीं रहा है. ये गया मैं होम पे एंड इमरान हाशमी का कोई भी गाना चला रहा हूँ अभी के लिए. हमारी कमी तुमको महसूस होगी, भिगा देंगी जब बारिशें. मैं भर कर के लाया हूँ आँखों में अपनी अधूरी सी कुछ ख्वाहिशें. रूह से जाने वाले आशिक बातें जिस्मों की करते नहीं. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं. बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं. ये काम की चीज़ नहीं है, ये काम की चीज़ है. चलो करते हैं. That needs to be done. I will copy paste this to make it easy, right? So I say T is equal to the existing T, concatenate that with the take the index of S of I.
ये तो हमने कल कर लिया था ना, इंटरेस्टिंग साइफर एंड ऑल। हम अभी थे इंपोर्ट पे, इंपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी, यस दिस वन। तो वो तो यहाँ पे है, ठीक है। 0.89, this is probably taking in radians and not degrees. Anyways, never mind, let's not break our head much about it. What else did we try doing there? We did what's called square root, right? SQRT, square root of 10 will give you the square root value here. Okay, let me comment this. And square root of 16, as we all know, is 4, all right, which is displayed here, so on and so forth. We also did see factorial. Let us see if factorial works here. Factorial is showing error. I remember having used factorial, so let me, yeah, it is factorial, the entire word factorial. Okay, so factorial of 10 will give you factorial of 10. We tried doing it for 5, it was 120, and so you get 120 here. The point is, we can go on and on trying to tell you all the functions that one can realize in Python, but the point here is the following. In the first line I say import math. By that I mean math is a library that Python has by default. The moment you import math, you can use math.sqrt16, it will give you the answer. What does it mean? In a very simple language, imagine this to be a book from a library, okay, which you bring home for reference, right? Once you bring home for reference, you can open up the book and then try reading it, right? So before that, you may have to go to the library and then get it, right? You may wonder, why use this? Why I can as well delete this, okay? So let me remove this. I can as well delete this and try executing this. I think, why is it that I should include import math on top? Doesn't make sense. It says name math is not defined. This, in, let's say, layman terms, all that we're trying to say is the library book analogy, where if you want to use something, you must bring that book home from the library, okay? You may be asking, why is this even required? Why can't the compiler automatically, why can't your Python programming language automatically go and fetch this library function as and when it's required? It is generally considered very costly, such a process, to go and fetch it as and when it's required, all right? So Python expects you to explicitly state that you will be using this math library function, so keep it ready, and your Python programming language keeps it ready, and hence you can make use of the functions within this math library, all right? In fact, it has many more possibilities. You can take a look. For instance, you can say print math pow 10, 3 pow stands for this to the power of this, right? So it should print 1000, it's printing 1000 here, so on and so forth, right? Math is in fact, ठीक है भाई साहब। सो सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमें मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। रीज़न ये है क्योंकि डायरेक्टली पाइथन कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर डायरेक्टली मतलब करवा सकते हैं, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि लाइब्रेरी काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास में, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बस थोड़ा सा कोड मतलब लाइंस टाइप करके देख रहा हूँ, ताकि मेरे को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम नम को प्रिंट मतलब वेरिएबल डिफाइन करेंगे सबसे पहले, एंड यहाँ पे हम प्रिंट भी डायरेक्टली कर सकते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ मैथ डॉट। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को पावर करना है, किसका करना है, मेरे को 10 का पावर करना है। कितना पावर करना है, 4 पावर करना है, तो आना चाहिए 10,000, ओके। सो प्रिंट नम, ये आ गया भाई साहब 10,000। बट एक चीज़ जो है वो नोटिस करने वाली है, हमने यहाँ पे पूरा इंटीजर दिया है, बट यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो फ्लोट में आया है। आप चाहो तो देख भी सकते हो इसको, टाइप जब करेंगे इसका टाइप ऑफ नम, सो दैट वुड बी फ्लोट, ठीक है। सो ये एक अलग चीज़ होगी। फिर अगर हमें इसका स्क्वायर रूट वगैरह जब भी करना है, स्क्वायर रूट हो तो ऑब्वियसली बात है वो फ्लोट में ही आएगा। इसके अलावा और क्या था, फैक्टोरियल देखना पड़ेगा, फैक्टोरियल किस में आता है। सो अगेन प्रिंट करते हैं, प्रिंट करेंगे मैथ डॉट फैक्टोरियल, और फिर उसके बाद में हमें चाहिए किसका फैक्टोरियल। लेट्स सपोज हम 4 का फैक्टोरियल करते हैं, जो कि 4 × 12 = 24, 24 आता है। सो 24, सो ये फ्लोट में नहीं आया, राइट। चलो इसका भी देख लेते हैं यार अच्छे से। num 1 = दिस, वेयर एज अगर मैं टाइप करता हूँ टाइप ऑफ num1, तो ये आ रहा है इंटीजर के अंदर। सो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि फैक्टोरियल जो है वो तो रिटर्न कर रहा है इंटीजर के अंदर, लेकिन पावर जो है वो रिटर्न कर रहा है फ्लोट के अंदर। स्क्वायर रूट है वो किस में करेगा वो भी देखते हैं। तो लेट्स सपोज स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम SQRT स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो चौके 16 होते हैं, 16 आना चाहिए। 16 आया भी है, बट वो फ्लोट के अंदर आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी हमें। a very interesting library if you are into programming that involves a lot of mathematics. But if not, let us see something simpler than the math library function, which happens to be at least my favorite library function, that is the random library function, okay. The moment you say import random, you will have this random library book in your house. Analogously speaking, the Python programming language will fetch you the random library just so that you can use it for your requirement. So what can we do with this? You see, random dot random. You should open the bracket and close the bracket here. All right. This will give you a random number between 0 and 1, as you can see.
Right? So let me repeat, import random is you get the random library function and then you say print random. In that book, you call this function called random. You understand what functions are with time, but as of now, you see this as a command. You call this command and you will get a random number between 0 and 1. Every time you execute this, you will get a different number, as you can see. Right? You execute this, you get a different number. Keep executing it, you keep getting a different number between 0 and 1 only. Right? Okay? So what we will now do is we will try to simulate a coin toss. What do I mean by that? What does the word simulating a coin toss mean? Sounds a little cryptic. Let me type that in the comment. Let us simulate a coin toss. By that I mean, you know, before you play cricket or let's say any other game that involves a decision beforehand, what we do is we toss a coin. Okay? Anyone who wins the toss gets to choose whether he wants to bat or ball. Correct? We all know that. So assuming that you are a cricket fan, I'm going to use this example of coin toss. So what I'll do is I'll try to simulate this coin toss using this random function. How do I do that? We introduced you to this if condition, the if statement. I'm going to make use of that right now. So let me say A is equal to random.random. Alright, which means this assigns a random value between 0 and 1 to A, and I say if A is less than 0.5, okay, print heads. If it's greater than 0.5, else print tail. Okay, so let me remove this and see what this outputs. You see, it's saying head. When you execute it once, when you execute it once more, it will say tail, once more heads, once more heads, once more heads, once tail, again head, again head, again head, head, tail, tail. You see, it's actually random. Tail, heads, tail, and so on. Right? The magic here is to actually, use this random statement here, the random command here, which will help you fetch a random number between 0 and 1. And what you do is, if the random number, obviously if it's random, it should be less than 0.5 half the times and greater than 0.5 half the times. Okay? If it's less than half the times, if it's less than 0.5, I call it heads. If it's greater than 0.5, the else part, I call it tail. As simple as that. Right? This helps me simulate a coin toss. Right? And anyone who comes and wants to toss a coin can in fact use this program. This very program can replace a typical coin toss. In fact, I would say it is much more random than a typical coin, which might be mostly, coins are generally, they'll have a small bias, very small bias, actually negligible bias, but still there will be some bias. But these functions that we're using right now, which I illustrated just now, has very less bias. They're mostly fair, as you can observe. And what happens within random is a very complicated process. Let's not get into it. But then please understand what is the take home from this lesson is that you can import library functions, and some of the library functions can be very very handy. Just now we tried simulating a coin toss. Before ending this lesson, let me also try simulating a die flip. All right? Okay. So there is something called, let me delete this. Let us simulate dice, 6-faced dice. All right. So let me introduce what is called, firstly import random, and then I'll say print random dot rand. There's something called rand int, random, as you can see, rand range. Let me say 1,6. Let me see what this outputs. Rand range, I made a typo here. Rand range is giving you 2. Rand range from 1 to 6 is giving you 2, 1, 1, 1, 1, 5, 2, 1, 2, 4, 3, 1. You see, 6 is missing. It's probably going up to 6, excluding 6, right? So we check that. If I put 1 and 2, it keeps putting only 1, which means 2 is excluded, which means you may have to put 7 here. Okay, I knew the syntax, but I had to illustrate this for you, that sometimes by trial and error, you can get to know what the function does. Of course, you have the help file too, but it is best done by trying like this. Not always will you be able to do this, but in most of the commands, you can do the trial and error way of understanding what it does. You see, 6 popped up just now, right? 1, 2, 5, 4. We have seen this earlier, like in the upcoming videos, you will see that if we apply for loop for I in range, let's suppose I'm putting it 1 to 6, ठीक है, एंड फिर अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, ओ सॉरी ये गलत है, ओके, सो अब ये जाएगा 0 से 6 तक, ठीक है, लेकिन अगर मेरे को ये करना है कि लाइक प्रिंट करना है आई को, तो ये जाएगा सिर्फ 5 तक, ठीक है, ये 6 को प्रिंट आउट नहीं करेगा, सी, तो ये रीज़न होता है लाइक मैं इसको अगर लेट्स सपोज 4 to 6 करना चाहूँ तो होगा, वेट अ सेकंड, रेंज 4 to 6, तो अब ये 4 से स्टार्ट होगा, 5 तो जाएगा पर 6 पे नहीं जाएगा, तो ये हमेशा हमें यही कर रहा है, यहाँ पे भी इसने 6 को स्किप किया और यहाँ पे भी ये 7 को स्किप करेगा, ठीक है, वेदर इट इज़ रैंडम डॉट रैंड रेंज और वेदर इट इज़ डायरेक्टली रेंज, लास्ट वाला हमेशा स्किप होता है, ठीक है. 4, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 5, 3, and so on. So I'm able to simulate a die, isn't it? Very interesting. In fact, we can play a game like Snake and Ladders just using programming, right? Okay, so let's do something more interesting. Let me simulate 2 dice that we have been playing. Dice 1 is equal to so much. Dice 2 is equal to, again, do the same thing, random range 1, 6 or 7. So we observe that it should be 7, and then close the bracket. You have dice 1 and dice 2. 2 मिनट इसको पॉज करते हैं और हम भी 2 डाइस बना ही लेते हैं. तो सबसे पहला है डाइस 1 इसका, जो कि है रैंडम डॉट रैंड रेंज, एंड यहाँ पे आएगा 1 to 7, ओके,
and then comes dice 2 which will be again the same thing because हमें 1 to 6 तक चाहिए, 1 to 6. Okay, अभी इनको क्या requirement है? Total will be obviously equal to dice 1 plus dice 2. Print your. So total would be dice 1 plus dice 2. अभी क्या करना है? प्रिंट आउट करना है टोटल को. ये तो इजीली हो जाएगा, ठीक है. थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं और यहाँ पे हम कंडीशंस लगा देते हैं कि इफ़ द टोटल इज़ ग्रेटर देन 11 देन प्रिंट पो 12. ओके, पो 12. लेकिन अगर वो कि 11 से बड़ा तो सिर्फ एक ही है ना, जो कि है 12, ठीक है. लेकिन अगर आता है कि लाइक नहीं भाई साहब आपकी पो 12 नहीं आया तो भाई साहब आपकी गोटी कटेगी, ठीक है. सो यू लॉस्ट द गेम. नाउ अब प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ पे देखी जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 1/36, ठीक है. लेकिन लेट्स सी हमारे वाले में आता है या नहीं आता है. लॉस्ट द गेम. अबे यार इसका एक और था ऑप्शन रिटर्न को नहीं, वो उसको भी नहीं कर रहा है. शिफ्ट एंटर को नहीं, उसको भी नहीं कर रहा है. मेरे को बार बार यहीं से रन करना पड़ेगा. पो 12 एक बार आ गया भाई हमारा 1/36, ठीक है. Pair of dice is then I'll say total, which means it's showing up a total. Okay, whatever that is. Okay, so let me clear the screen and then execute the program, and this should give you the simulation of, let us simulate the sum of two dice, 6-faced die. Okay, it's 11, right? And then 6, and then 2, and then 9, and then 5, then 7, and 7, and 7, 7. Oh, why is 7 the favorite? This generally never happens. That what is called a distribution. It should respect. Of course, 2 will be very rare. 12 will be very rare, but numbers between them will be sort of more frequent. In fact, the middlemost number will be the most frequent. This is a very important law in probability. In fact, what you're trying to see is popularly called the law of large numbers. In fact, it also goes by, you would have heard of central limit theorem. If you haven't, let me not confuse you, but if you have, this has some link to that. Okay, so adding two dice is one of the simplest ways to in fact explain a lot of things in mathematics and programming. Okay, so I'm just trying to execute it often just to see what all numbers we get. Anyways, I hope you had fun with this random function. In fact, I wish that you explore this random library as much. तो ये हो गया हमारा. अब हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, विच इज़ डिफरेंट वेज टू इम्पोर्ट अ लाइब्रेरी. ओके, या पानी पी लेता हूँ. चलो ये कंप्लीट करके पीते हैं. आई नीड टू कीप अ बॉटल एक्चुअली, मैं भूल जाता हूँ हमेशा किचन के अंदर ही. चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला. Hello Python students. In previous lecture, we discussed about import statement. And we also saw how to import a particular library into Python program. In that same lecture, we also talked about two Python libraries, math and random. We will introduce one more library called calendar, and using that library, we will discuss the main concept of this particular lecture, which is different ways to import a library into a Python program. Let's start with calendar library. Import calendar, so print calendar.month. Let's say I want to display the calendar of 2021 and month, let's say January. Let's execute and see what output we are getting. It displays the entire calendar of month January 2021. Similarly, you can change the month from Jan to let's say July and execute it again. It will display the calendar of month July. You can always change these values for year and for month to get a calendar of that particular month of that. ठीक है भाई साहब, तो हम ये करके लिखे के छोड़ेंगे. इंपोर्ट कर रहे हैं हम कैलेंडर को एंड प्रिंट आउट करेंगे. क्या प्रिंट आउट करेंगे? कैलेंडर को. बट कैलेंडर को प्रिंट आउट करने के लिए आपको पूरा मंथ प्रिंट आउट करना है. तो कमांड सी, कमांड वी, मंथ कौन सा मंथ आपको चाहिए? 2024 का मंथ. 24 का कौन सा मंथ? सेकेंड मंथ, क्योंकि हमारा फेब्रुअरी क्या है, एकदम फेवरेट मंथ है. तो ये किया हमें प्रिंट आउट एंड यस, जो मेरा बर्थडे था वो वेडनेसडे को था. इट्स कम्प्लीटली परफेक्ट. Particular year. But what if I don't want to display a calendar of only one month? Let's say I want to display the calendar of entire year 2021. Of course, that is possible. Let's see how to do that. Print calendar.calendar in bracket 2021. Let me comment this line and let's execute the code. As you can see, the entire calendar of year 2021 is displayed over here. Now you must be wondering why it says calendar.calendar.
Right now, don't break your head over this particular way of writing the code. We will come to these concepts slowly in later weeks of this particular course. Right now, let's focus on different ways of import statement. So far, we have imported the library calendar and used two different features of that particular library. First allows us to print a calendar for a month, and second one allows us to print the calendar for entire year. So far, we have discussed only about this kind of import statement. Let's try another variation of this particular import statement. Let me remove this line. From calendar import star print calendar 2021. Let me comment this code. We all know how to comment a multi-line code. Let's execute this. As expected, we are getting the output where the computer is printing the calendar for entire year 2021. You must be wondering, what is the difference between the earlier code and this new code? Earlier, we were writing import calendar. When we say import calendar, computer brings the entire library calendar into this Python program. And anything inside that library can be accessed only through this particular word calendar, due to which we always have to write calendar.calendar or calendar.month as we saw earlier. But in second case, when we said from calendar import star, which means we are telling the computer to bring everything inside the calendar library into this particular Python program, due to which now we don't have to write calendar.calendar. We can directly access this particular feature called calendar and pass the value for year as 2021. Same thing can be done for month as well. Let's see month, so month 2021 and 10 as in month October. We are getting October month of 2021. Once again, we did not write calendar.month. We only wrote month because, as I explained earlier, in first case, we are telling computer to bring the entire library called calendar into Python program. Whereas in second case, we are asking computer to bring everything inside that calendar library into this Python program, due to which now computer knows that there is something called as month in that particular library. Let's execute a similar code with the first type of import statement, import calendar print month in bracket 2011, 10. It says name error, name month is not defined. As I explained, currently computer is able to find that there is a library called calendar. What all things are there inside that library are not known to the computer. That's the reason we explicitly have to mention calendar.month. Now computer knows it should look for this specific term month inside library calendar. Then it should be able to execute the code. Once again, just to summarize, import calendar statement imports the entire calendar library in this particular Python program. Whereas from calendar import star imports the entire content of calendar library into this particular Python program. Now we will see the third variation of this particular import statement. Let's comment this code first. As I ठीक है भाई साहब. सो सबसे पहले इन्होंने बताया कि हमें मतलब एक तो ये होता है कि कैलेंडर को आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, तो ये तो पूरा का पूरा कैलेंडर आ जाएगा. सेकंड होता है कि लाइक आप ये करो कि फ्रॉम कैलेंडर और अब आप इंपोर्ट करोगे क्या, फ्रॉम कैलेंडर इंपोर्ट एवरीथिंग. ठीक है, ये सारे के सारे फीचर्स आ जाएंगे. अभी कोई तीसरी चीज़ बताएंगे तो वो भी चेकआउट करते हैं. I explained earlier, in this case, we are importing the entire content of library calendar into this particular program. But ultimately, we are using only one feature of that library, which is month. In this case, don't you think it's not an optimum way where we are importing everything but using only one feature of the library? Unnecessarily, we are asking computer to bring all those things, but we are using only one feature out of all those things. Hence, to avoid all that trouble, we will simply say from calendar import month. Still, we will get the same output. Only problem with this kind of import statement is now if we try to execute something like calendar 2021, then it will not execute. It will say name calendar is not defined because we explicitly said from calendar import month. So now computer will bring only month feature from calendar library into this program. In this case, we explicitly have to mention month, comma, calendar. Now both those features, month as well as calendar, will be available in this particular program. Hence, we got the output first the month October because of first print statement, and then the entire calendar of year 2021 due to second print statement. If we are using only one or two features from a specific library, then this is the most ideal way to write the program. And if we are using almost all the features of the library, then it's better to use star like we saw earlier. Output will always be same. Moving on to the next and last type of import statement, in which we can import a specific library or a specific feature of the library and store it in a variable. Let's see how that works with import calendar first. Import calendar adds, this is one more keyword, says adds, let's say C. Now the entire calendar library is accessible using this particular variable C. We can say C.month, and the specific month, which is October of 2021, will be displayed.
this particular feature helps us in saving some time, writing some lengthy library names. Same thing can be done using the next type of import statement as well. We can say from calendar import month as, let's say, m. Let's remove this line, and in this case instead of month we can use this variable m, because now computer knows that this particular calendar library has a feature month and it is stored in variable m. Let's execute October 2021. Before closing, let's revise what all things we saw in this particular lecture. First, we saw a normal import calendar statement. Then we saw something where we use from calendar import star. Then we saw from calendar import a specific feature. Either it can be a month or calendar or something else. And then we saw how to store a specific feature in a variable or a library itself in a variable using a keyword as. All these different types of import statements are not that critical. We are teaching you all these concepts to complete the Python course. As a Python programmer, you should know that there are multiple ways to import a library. Thank you for watching this lecture. Happy learning. तो ठीक है भाई, मतलब सब कुछ सेम ही है वैसे तो और ये वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इस पर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट निकलते हैं। पहले दिन उन्होंने फिर भी मैं एक बार के लिए वापस बता देता हूँ। पहला तो है इम्पोर्ट कैलेंडर, दूसरा है फिर फ्रॉम कैलेंडर इम्पोर्ट मंथ, एक तो ये हो सकता है। लेकिन फिर इसके अंदर फिर हम जो बाकी के फीचर्स है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कैलेंडर को अगर हमें यूज़ करना है, क्योंकि हमने तो इम्पोर्ट सिर्फ मंथ को किया। ठीक है, ये हुआ दूसरा। तीसरा ये हुआ कि लाइक एज एम लिख सकते हो आप, क्योंकि आपने फ्रॉम कैलेंडर इम्पोर्ट मंथ किया है तो उसको एज एम कर दो, ताकि आप इजीली लिख सको यार, आगे फीचर को इजीली यूज़ कर सको। कि मंथ लिखना, बार बार मंथ लिखना है डिफ़िकल्ट, नॉट डिफ़िकल्ट बट कोडर्स को पसंद नहीं होता। सो गुड, वेरी गुड। कंक्लूजन ओके। तो सबसे पहले कितने मिनट का है? 3 मिनट का, चलो देख लेते हैं, फिर पानी पीने चलता है। Here we are concluding week 2. I hope you people enjoyed the most important parts of Python, the syntax per se. Beyond this, we'll be covering the syntax very quickly. We'll be talking only about programs. The first 2-3 weeks, we'll be talking a lot about the constructs of the language, the grammar of the language, if I may. Right? So things are slightly less interesting, but it'll get more interesting with time. But I'm sure in week 2, you saw some interesting aspects as well. You saw how do you declare variables, the buckets example that I started off with in the introduction session of week 2. You saw the if loop, how powerful it was. You even wrote a program for Caesar cipher, the cipher that takes the idea, that takes text and shifts it by a few units, and then it looks garbled. Nobody can make sense of what the text is. But then if you shift it back, it starts making sense. And you wrote a piece of code to do this. So then we went ahead and saw some string related details, very basic ones though. Strings are very, very powerful entities in Python, and we'll be discussing more of it with time. But as of now, you are now confident about handling strings. And finally, and very importantly, we did discuss about this import possibility in Python. And I told you a good example, a good analogy would be to going to a library and getting books as and when it's required. And not storing all the books that you would ever require in your life in your home, right? You'll run out of storage space, obviously. So what you do is you get as and when it's required. And that is precisely what the import functionality does in Python. You say import random, it brings in the library functions from this the function called random. It's actually a library function, right? Once you get that, it means that you have the entire, access to all the functions from this random library, and the world is yours, right? If you don't include it, you don't have access to those libraries. As simple as that. So we introduced you to the random function, the math library function, and I'm sure you're comfortable using these library functions. There are tons and tons of library functions. Some of them are built into Python, some of them are external. You need to install that on your computer and start coding. You want to analyze Facebook data, you want to analyze Twitter data, you want to analyze, let's say, COVID statistics. There are library functions exclusively meant for these things, and we will probably see some of them during the course. I hope you enjoyed second week, and there's more to come from third week onwards. In fact, third week will be the crux of the syntax in Python. Let's wait and watch what's coming next. Thank you. He is a genius, for sure. Sudarshan, Yangar. Git, salute man. चलो अब हम प्रैक्टिस असाइनमेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कितने भी लेक्चर अटेंड कर लो, अगर आप कुछ प्रैक्टिस असाइनमेंट वगैरह नहीं करते हो, देन यू आर नथिंग। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड नेम फॉर वेरिएबल इन पाइथन? ये वैलिड है, वैसा बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, 1a वैलिड है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा यार। a वेरिएबल, a_ वेरिएबल, ये है, मतलब ये पूरा है। ये अगर ये सोच रहे कि सिर्फ ए के अंदर डालेगा तो वो तो नहीं होगा, पूरे के अंदर डालेगा। ठीक है, _a, आई डोंट थिंक सो, इट शुड नॉट, और ये दोनों भी नहीं होना चाहिए, बट चेक करने में क्या रहता है, चेक करते हैं। चलो, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होना चाहिए। 1a इज इक्वल्स टू 11, तो ये कर दिया हमने। अब हम करेंगे इसको प्रिंट, तो ये नहीं हो रहा क्योंकि इनवैलिड सिंटैक्स है। आज करेक्ट। अभी हमें करना है चेक अंडरस्कोर का, तो अंडरस्कोर लगाया 11, ये तो हो गया भाई।
प्रिंट अंडरस्कोर ए 11 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो ये हो गया सही। ए वेरिएबल, आई डोंट थिंक सो, वेरिएबल ये नहीं करेगा, आई एम श्योर। अब यहाँ पे क्या लिखूँ, ए लिखूँ या ए वेरिएबल लिखूँ? यहाँ पे लिखा मैंने ए वेरिएबल, ठीक है, अभी भी नहीं करेगा। और अगर वेरिएबल को हटा भी दूँ तो भी नहीं करेगा, क्योंकि फिर फर्स्ट लाइन में एरर आएगा। तो ये हो गया हमारा ए वेरिएबल भी नहीं है। तो कितना होगा टोटल? 4, सॉरी 3। Now I need to execute following code block and assume that word1 and word2 are string that have already been defined। ठीक है भाई साहब, ये पहले से ही कुछ डिफाइन किया था इन्होंने, और इन दोनों ने इसको कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि word1 को word में डाल दो, ओके, word1 में word2 डाल दो, ओके। तो इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में इंटरचेंज करने के बाद में ये word2 प्लस word1 कर रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं? सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्चुअली डिस्क्राइब द 2 लाइन्स इन द आउटपुट। 2 लाइन्स आर ऑलवेज द सेम, डू यू थिंक सो? पहले इन्होंने word1 को वर्ड में डाला, फिर वर्ड को इन्होंने यहाँ पर लिख दिया word2 के अंदर, और फिर word2 को वापस से पहले लिख करके 6th लाइन में पहले से लिख करके कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। Whereas सेकेंड लाइन के अंदर word1 ऑलरेडी पहले है, विच इज़ गुड। तो ये सेम है, आई वुड गो विद द सेम। चलो इसको भी प्रिंट आउट कर लेते हैं। ये गए हम यहाँ पे, ठीक है। अब हमें प्रिंट आउट, सॉरी पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि word1 क्या है। ओके, सो word1 है हमारा लेट्स सपोज कार्तिक, ओके, एंड word2 जो है वो है हमारा, कुछ भी ले लो, किटकैट ले लो, चलो ठीक है, मेरी फेवरेट चॉकलेट है, ठीक है, कार्तिक किटकैट। तो अब हमेशा कार्तिक पहले आना चाहिए, क्यों? क्योंकि कार्तिक सबसे बेस्ट है। एग्जैक्टली, कोड भी यही कह रहा है। सो कार्तिक किटकैट, कार्तिक किटकैट। फिर आता है थर्ड, assume that a, b and c are 3 distinct integers, the following code runs without any error। ओके, ये तो पॉसिबल नहीं है भाई। Select all the statement that evaluate to true at the end of the execution of the code given above। अब इन्होंने x y z को इन्होंने दे दिया है a b और c, जबकि a b और c डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है। फिर ये बोल रहे हैं x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, और लास्ट में बोल रहे हैं सेलेक्ट ऑल द स्टेटमेंट दैट इवेल्युएट टू ट्रू एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड गिवन अबव। यार मेरे को सेकंड लाइन में थोड़ा सा गोचमोच लग रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ए को 1 मान लेते हैं, बी को 2 और सी को 3, और फिर इन्होंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि वाई को जेड के मतलब असाइन कर दो, तो जेड तो हमारा 3 था, तो वाई भी 3 हो गया। फिर ये कह रहे हैं कि वाई को भी एक्स के अंदर असाइन कर दो, तो फिर वाई अब कितना है? 3 है, तो फिर एक्स कितना हो गया? 3, तो सारे के सारे 3 हो गए, तो फिर फर्स्ट कंडीशन करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये किया हमने फर्स्ट कंडीशन को करेक्ट, फिर हमने करेंगे सी कंडीशन को करेक्ट, अदरवाइज और तो कुछ लग नहीं रहा है। चलो इसको भी प्रिंट करके देखते हैं, कमांड सी। चलिए सर हम यहाँ पे आए, एंड अभी हम क्या करेंगे, ए को लिखा हमने 1, बी को लिखा हमने 2 और सी को लिखा हमने 3, ठीक है। एंड अभी हम करेंगे प्रिंट एक्स इक्वल्स वाई इक्वल्स से, ठीक है। तो इसका क्या आना चाहिए? इसका अकॉर्डिंग टू आवर आंसर ट्रू आना चाहिए, विच इज़ ट्रू। बट अगर हम इसको करके सी लिख दें तो वो भी ट्रू आना चाहिए, बट सी इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखना है हमें, विच इज़ अगेन ट्रू। बट अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो क्या वो होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो फॉल्स होगा। चलो जी, उसका मतलब हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है, ठीक है। अभी फिर हमें चलना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। एक्स इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट, ओके, एंड इज द फॉर्म ऑफ a डॉट
BCD where ABCD are all positive integer less than 10, what is the output of the following snippet of code? ओके तो x तो है फ्लोट, इसको कन्वर्ट किया है इसने इंटीजर के अंदर, तो रहेगा क्या, सिर्फ a। ठीक है, अगर वो a रहेगा तो a को प्रिंट कर देगा। अब अगर उस फ्लोट को मैंने माइनस के अंदर कन्वर्ट किया, लेट्स सपोज -4.34, एंड फिर अगर उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ तो अगेन सिर्फ -4 रह जाएगा। -4 अगर रह गया तो फिर उसको प्रिंट करेगा तो फिर -4 आना चाहिए ना। ये क्या हो रहा है, जैसे कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि a है हमारा 4.567, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट करवाऊँ इंटीजर ऑफ a तो वो कितना आना चाहिए, वो 4 आएगा एज पर मी विच इज़ 4। लेकिन अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी कितना आना चाहिए, अभी -4 आना चाहिए विच इज़ अगेन करेक्ट। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं है, ए एंड माइनस है, सिंपल। ओ ये रहा, सॉरी मैंने ऊपर वाले सिर्फ 5 दिए, 4 या 5 देखे थे, ये तो फिर लास्ट वाला है। फिर आता है कंसीडर द फॉलोइंग कोड ब्लॉक्स, फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू then print works, flag equal to true if flag again true then print works. Two blocks of code are said to be equivalent if they produce the same output of the given input. Are the two blocks equivalent? According to me, yes. बाद में देखेंगे इसको print out नहीं कर पाएंगे। Consider the following code block. E is a boolean expression. Two blocks of code are said to be equivalent if they produce the same output for given input. Consider the following code block. E is a boolean expression. ठीक है, two blocks of code are said to be equivalent if they produce the same output of the, ठीक है। तो भाई साहब मान लेते हैं E क्या है, ट्रू है, ठीक है, तो वो गुड प्रिंट करेगा। फिर नीचे वाले के अंदर अगेन मतलब ट्रू है, पर यहाँ पे गुड और बैड दोनों प्रिंट करेगा। हाँ, लेकिन अगर वो फॉल्स हो जाता है, ई है लेट्स सपोज फॉल्स, तो क्या होगा, तो ये होगा कि बैड प्रिंट होगा, नीचे वाले में भी बैड प्रिंट होगा और थर्ड ब्लॉक के अंदर दोनों प्रिंट होंगे। ठीक है, ऑल थ्री ब्लॉक आर इक्वलेंट, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा गुड बैड करेगा और ये सिर्फ इधर गुड और बैड प्रोड्यूस करेगा। एग्जैक्टली टू ऑफ दीज थ्री ब्लॉक्स आर इक्वलेंट टू ईच अदर। ट्रू के अंदर तो ये गुड आया था, ये गुड बैड आया था, ये भी गुड बैड आया था, हाँ तो ये दोनों इक्वलेंट हो गए थे। फिर यहाँ पे बैड किया, यहाँ पे भी बैड किया, तो ये गुड बैड हो गया, तो अगेन दो हो गए। Exactly two. Block 1 and 2 print the same output when E is true. नहीं सर, block 1 and 2 print the same false. जी exactly. 2 and 3 print the same output when evaluated true. Yes. तो ये भी हो गया। अब करेंगे 7th. Bool where is a variable of type. यार अभी पानी पीना है यार, अब बस बहुत हो गया। चलो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, 54 मिनट्स हो चुके हैं वैसे भी, ठीक है। चलो सी यू अराउंड, मतलब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, लाइव ऑन रहेगा। हैंड पिंक वेविंग, वाओ, चलो सर, पहली बार 2 कमेंट आए हैं, दिस इज जस्ट रैंडमली शोड अप इन यूट्यूब रिकमेंडेशन, लोल। चलो अच्छी बात है यार, अगर आपको पढ़ना है ज़रूर आइए, पढ़िए। आई एम ऑलवेज
मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसको थोड़ा कंटिन्यू करूँ। पहले भी मैंने पाइथन की काफ़ी वीडियोस वगैरह बनाई थी जो कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट लेट्स बी कंसिस्टेंट दिस टाइम। चलो ठीक है, अभी के लिए मैं इसको, एक तो मेरे को ये सीखना पड़ेगा यार, मेरे को ये आता नहीं है कि कैसे ई कैम लाइव को यूज़ करते हैं। ओके, ये तो मेरा वीडियो हो गया, फिनिश मुझे करना नहीं है। पोस्ट कर देता हूँ यार अभी के लिए, ठीक है। तो
ओके सो वी आर बैक एट इट। अभी हमने सिर्फ वीक 2 कंप्लीट किया एंड ब्रेक भी अब बोल देते हैं कि ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी स्टार्ट करेंगे हम वीक 3। वीक 3 यार इन्होंने बोला है कि वीक 3 इन्होंने बोला है कि लाइक थोड़ा वो है क्या, मेन क्रक्स यहीं पे आएगा, तो वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना अंदर जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो चलो करते हैं स्टार्ट। चलो वीक 3 स्टार्ट करते हैं यार। नो सॉरी वीक 3 स्टार्ट करने से पहले हमें ये कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ। चलो 7th को कंप्लीट करते हैं। बुलियन वेरिएबल इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप बुलियन एक्स इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। ये क्या बोला भाई। अच्छा सो ये तो है टाइप बुल का, जबकि बूल, जबकि x है वो है इंटीजर, ठीक है। assume that both these variable have already been defined, now consider the following code block, ठीक है भाई साहब। तो ये कह रहे हैं कि if boolware जो कि ये है, अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद में इंटीजर को अंदर एक ऐड करना है एंड फिर उसके अंदर ही वापस से डिफाइन कर देना। और फिर ये कह रहा है कि boolware इज इक्वल्स टू नॉट boolware, ओके। पहले ये ट्रू था तो अब ये नोट कर दिया, तो अब ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद में इफ़ boolware पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो फॉल्स है, तो आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद में इसने वापस से कम कर दिया, तो वो x जितना भी पहले था वो वापस वैसा ही हो चुका है, और फिर इसने वापस प्रिंट कर दिया यहाँ पे x को। नाउ ये तो हमने फिगर आउट किया जब boolware ट्रू था। अगर ये फॉल्स होता है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, और अगर जाएगा नहीं तो ये सब कुछ नहीं होगा। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो डायरेक्टली प्रिंट एक्स कर देगा, कुछ भी हो जाए, ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों के अंदर एक्स प्रिंट आउट होगा। तो फिर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ boolware, बिल्कुल सही। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इज डिपेंडेंट, नो इट्स नॉट। लाइन 5 इज नेवर एग्जीक्यूटेड, यस, बिकॉज इसके अंदर आएगा तो ये ट्रू था इसलिए अंदर आया, और फिर यहाँ पे ये हो गया फॉल्स, तो फिर ये फॉल्स है, तो फिर ये लाइन 5 कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, विच इज़ करेक्ट। और हमें करेक्ट ही करना है ना, ट्रू, यस। तो हमें ट्रू वाले सेंटेंसेस को टिक मार्क करना है। सो द वेरिएबल एक्स इज अपडेटेड एग्जैक्टली 2 टाइम्स, नहीं, नॉट श्योर। हाँ मतलब अगर इसके अंदर आता है तो 2 बार होगा, लेकिन अगर इसके अंदर नहीं आता है तो फिर तो डायरेक्टली एक्स प्रिंट करेगा ही करेगा। सो ये करेक्ट नहीं है, ये पार्शियली करेक्ट है। कॉमन डेटा फॉर क्वेश्चन नंबर 8 and 9, कंसिडर द फॉलोइंग कोड ब्लॉक। this are all boolean variable that have already been defined. X is a variable that has not been defined before, okay, ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो 1 होगा, अगर ये ट्रू हुआ तो 2 होगा, अगर ये ट्रू हुआ तो 3 होगा, और फिर 3 प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो सिर्फ 2 प्रिंट आउट होगा, अगर ये भी फॉल्स हुआ तो सिर्फ 1 प्रिंट आउट होगा। हाँ ठीक है, देख लेना। When will this code throw an error? When all 3 boolean variables are true? No. When all 3 boolean variables are false? Yes, क्योंकि x कभी पहले डिफाइंड नहीं है, इसने खुद ने बोला है। x is variable that has never been defined before. तीनों false हो गए तो x का तो इसको पता भी नहीं है x है क्या। When at least one of the 3 boolean variable is true. This code will never throw an error. It will throw an error. If the code throws an error, in which line it will occur? Enter an integer between 1 to 7. Bro, 7 is my luckiest number. Then thala reason. Select the correct code snippet that prints a backslash character to the console. हाँ, ये backslash actually print out नहीं होता है, right? लेकिन हमें print out करना है।
ओह, इसमें तो मज़े आएंगे। बताओ भाई साहब कौन सा होगा। देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि कोट्स होने चाहिए। कोट्स है लेकिन यहाँ पे फिर एन या टी वगैरह कुछ भी प्रिंटेड नहीं है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग तो ये भी सही है, तो ये दोनों होने चाहिए। तो फिर मैं सी के साथ जाऊँगा, सेफ खेलते हैं। बट स्टिल प्रिंट आउट करके देख लेते हैं। सो प्रिंट किया हमने कोट्स के अंदर डबल बैक स्लैश एंड इसको किया हमने प्रिंट, तो सिर्फ सिंगल प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर हम सिर्फ सिंगल को ही यहाँ पे लिखें तो फिर ये एरर थ्रो कर रहा है। एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल, ओके तो डबल होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, तो यहाँ पे हमने दिया कुछ भी इनपुट स्ट्रिंग के अंदर। इफ नेम डॉट इज अल्फा अल्फ़ाबेट, ओके, then print this as a valid name, else print this is not a valid name। अच्छा कोड है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये भी होता है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक भी होता है, ओके। तो फिर हम खुद भी प्रिंट आउट करके देखते हैं। ये किया हमने और अब हम यहाँ पे इनपुट देंगे। इनपुट क्या दें? ओ वेट ए सेकेंड यार, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, स्क्रीन शेयर करना मैं भूल गया था, आई एम रियली सॉरी। तो ये सोचता हूँ ये जो कमेंट वाला जो भी सेक्शन है ये मेरा मेन स्क्रीन पे आ रहा है, इसको मतलब फ्लोटिंग होना चाहिए पर ओके। अबे यार इसको कैसे करेंगे? चलो कोई ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड, और ये हो गया ये। फिर आता है इफ द आउटपुट ऑफ दिस कोड इज स्ट्रिंग, दिस इज अ वैलिड नेम, सेलेक्ट ऑल पॉसिबल इनपुट to the program। नीरज is good, मीराबाई is good, सिंधु is good, this is not good, रोहित शर्मा is good। बट स्पेस आया, स्पेस को क्या कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे? लेट्स चेक इट आउट। सो रोहित स्पेस SHARMA, एंटर। दिस इज नॉट a valid name, ओके। सो स्पेस इज नॉट एन अल्फा, ओके। लेकिन अगर मीराबाई चानू का अगर हम नाम लिखें मीराबाई and enter, so this is not a valid name again, why? और अगर मैं सिंधु लिखूं तो दिस इज अ वैलिड नेम, तो मेरा भाई का क्या हुआ था? मेरा भाई, दिस इज अ वैलिड नेम, यस इट इज़ अ वैलिड नेम। मैं शायद स्पेस प्रिंट आउट कर दिया होगा, हाँ मतलब लिख दिया होगा, दैट्स वाई।
सो अभी प्रिंट दिस इज नॉट अ वैलिड नेम, और क्या हो सकता है, x हाइफन सॉरी यहाँ पे लिखना है ना हमें x-12 AE, दिस इज नॉट अ वैलिड नेम। अब हम बात कर रहे थे एक्सप्लोरेटरी प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज मेंट टू एनकरेज यू टू ट्राई सर्टेन थिंग्स आउटसाइड द लेक्चर। तो ये हुआ हमारा अल्फ़ाबेट ABCD पूरा स्ट्रिंग दे रखा है, E1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ाबेट 0 to 10 और 2 के मतलब जो वो होगा इंटरवल वो 2 का हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने प्रिंट किया है E1 को, तो 0 होगा, फिर B को छोड़ दिया जाएगा, C होगा, तो ACE, ठीक है। ऐसे एक एक को छोड़ करके करेगा ये, या 2 को छोड़ेगा, पहले एज पर मी एक को ही छोड़ेगा, B को छोड़ेगा, ठीक है। तो हम जाएंगे ACEGI इसके साथ में। उसके बाद में आता है हमारा 13th question. So exploratory problem, this problem is meant to encourage you to try certain things outside the lecture. This ABCD is equals to input, print ABCD, okay. What is the output of this code for the following input? 1 2 3 4 1 2 3 4, ये होगा भाई, check answer, okay, 11 out of 13th, कौन सा गलत हुआ भाई, ACEGI एक्सेप्ट 1, ये गलत हुआ हमारा, रोहित शर्मा को हम डिसेलेक्ट करना भूल गए थे, ठीक है। और कौन सा हुआ, एक ये गलत हुआ है, क्यों, 1 and 2 will print the same output when E is evaluated to false, yes. Exactly 2 of these 3 blocks are equivalent to each other. True हुआ तो good print होगा, यहाँ पे good and bad दोनों, यहाँ पे good and bad दोनों true के अंदर, तो ये दोनों equivalent हुए। false हुआ तो bad print होगा, bad print होगा, good and bad दोनों print होगा, तो ये दोनों equivalent हुए, तो इसने इसका नाम नहीं लिया। ठीक है, चलो ये एक मेरा डाउट है, तो सोल्व करेंगे कभी, ठीक है। कल वाले लेक्चर में बता देंगे इसका, लेक्चर नहीं बोलूँगा यार, लाइव स्ट्रीम के अंदर, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना यार, मैं थक गया काफ़ी, 11:30 हो रखे ऑलरेडी, काफ़ी काम करना पड़ा मुझे आज, बर्तन धोए, कपड़े धोए, बहुत कुछ करना पड़ता है जब आप अकेले रहते हो। चलो फिर इतना काफ़ी आज के लिए, और बताओ सब बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। चलो आज हमारी लाइव स्ट्रीम में 2 नए बंदे आए हैं, अच्छा लगा, अच्छी बात है यार, आया करो, मस्त पढ़ो, ठीक है, अपना स्टार्टअप ओपन करो, इसी के लिए क्यों नौकरी करना है, ठीक है। चलो गुड नाइट, ऑल सेट, जय श्री राम, जय सिया राम, ठीक है, शुभ रात्रि।